अब इनकम फ्रॉम सैलरी में हम लोग अलावेंस के बारे में जानेंगे। अलावेंस होता क्या है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कोई एक स्पेसिफिक खर्चे के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट हर मंथ प्रोवाइड करता है। अगर वो हाउस रेंट पर्पस के लिए होता है तो उसे हाउस रेंट अलावेंस कहते हैं। अगर वो कन्वीनियंस पर्पस में होता है तो उसे कन्वीनियंस अलावेंस कहते हैं। अगर वो चिल्ड्रन एजुकेशन पर्पस में होता है तो उसे चिल्ड्रन एजुकेशनल अलावेंस कहते हैं। इसी तरह और कई सारे अलावेंसेस हैं। हम लोगों को सीखना क्या है? हम लोगों को सीखना यह है कि अलावेंस जितना भी रुपया एम्प्लॉय को मिल रहा है एज पर इनकम टैक्स एक्ट, कितना रुपया उसमें से एग्जेम्प्ट है, बस इतना ही जानना है। रिमेनिंग अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये जानने के लिए हम लोग सिर्फ 10 अलावेंस के बारे में पढ़ेंगे। 10 अलावेंसेस। और ये 10 अलावेंस को और सिंप्लीफाई करके मैंने 3 कैटेगरी में बांटा। कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी। अब एक एक करके कैटेगरी हम डिस्कस करेंगे। कैटेगरी ए में एक ही अलावेंस के बारे में पढ़ेंगे, वो है हाउस रेंट अलावेंस। जिसे हम कहेंगे HRA। देखेंगे कि हाउस रेंट अलावेंस कैसे इसका टैक्सेबल पोर्शन निकाला जाता है। पहले लिखना है अमाउंट रिसीव्ड। आपको HRA कितना मिला वो आप लिखिए, लेस एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10, 13A एंड रूल 2A। छोटा सा सेक्शन है, थोड़ा रख लीजिएगा। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। नंबर 1 एक्चुअल, मतलब जितना आपको HRA मिला है, ये दोनों फिगर सेम। नंबर 2 रेंट पेड, आपने जितना रेंट पे किया लेस 10% ऑफ सैलरी। वो सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट 50% ऑफ सैलरी प्रोवाइडेड आप कोलकाता, दिल्ली, मुंबई या चेन्नई में रहते हैं। अदरवाइज 40% ऑफ सैलरी इस पॉइंट पे लिया जाएगा। तीनों में जो लिस्ट होगा वो एग्जेम्पशन के लिए आएगा और रिमेनिंग अमाउंट टैक्सेबल HRA कहा जाएगा। अब सैलरी का कुछ मीनिंग यहां पे आता है। सैलरी का मतलब क्या होता है, मतलब किस किस पार्ट को हम लोग सैलरी में कंसीडर करते हैं। Here salary means basic DA commission BDC। अब
बेसिक तो आपको मालूम है, डीए में अगर मान लीजिए कि वहां पे प्रॉब्लम में लिखा हुआ रहेगा एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट सो प्रोवाइड, तो आपको डीए को यहाँ पे कंसीडर करना है। और अगर ये नहीं लिखा रहता है तो आप एज्यूम कर लीजिए कि टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट सो प्रोवाइड, तो आप डीए को ले लीजिए। और अगर स्पेसिफिकली लिखा रहता है डीए इज नॉट ए पार्ट ऑफ सैलरी, तब आप इसको मत कंसीडर कीजिए। कमीशन के बारे में अगर लिखा रहेगा एज ए फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, तभी आप कमीशन लीजिए। और अगर नहीं लिखा है तो आप एज्यूम कर लीजिए और ले लीजिए। और अगर मान लीजिए कमीशन फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर में नहीं देकर कुछ और फॉर्म में दिया हुआ, तो कमीशन को आप यहां पे कंसीडर मत कीजिए। तो सैलरी का मीनिंग एचआरए के लिए इतना ही होता है। कैटेगरी बी में जो अलाउंस पहले पढ़ेंगे वो है अलाउंस ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉई। एक एम्प्लॉय को अलाउंस दिया जा रहा है वर्किंग इन एनी ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मतलब वो एम्प्लॉय वर्क करता है कोई एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। अलाउंस किस लिए दिया जा रहा है? टू मीट हिज पर्सनल एक्सपेंडिचर, उसका पर्सनल एक्सपेंडिचर मीट करने के लिए अलाउंस दिया जा रहा है। लेकिन यह पर्सनल एक्सपेंडिचर कब किया जा रहा है? ड्यूरिंग हिज ड्यूटी परफॉर्म, जब वो अपना ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है इन द कोर्स ऑफ रनिंग ऑफ सच ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जब उस ट्रांसपोर्ट रन कर रहा है उस समय वो तो ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, तो उसका पर्सनल एक्सपेंडिचर मीट करने के लिए एम्प्लॉयर उसे एक अलाउंस देता है कि तुम अपना पर्सनल एक्सपेंडिचर उस समय मीट करना इस पैसे से, प्रोवाइडेड ही इज नॉट इन रिसीप्ट ऑफ डेली अलाउंस, उसे कोई डेली अलाउंस इस पर्पस में नहीं मिल रहा है। इन दैट केस एग्जेम्पशन कितना होगा? 70% ऑफ सच अलाउंस up to a maximum of rupees 10,000 per month। मतलब जो भी अलाउंस मिलेगा उसका हम लोग 70% पहले कंसीडर कर लेंगे, कितना अमाउंट होता देख लेंगे, और 10,000 पर मंथ मतलब साल भर में 1,20,000। अब दोनों में जो लोअर होगा उसी को आपको यहां पे कंसीडर करना है। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज अलाउंस रिसीव ₹1 लाख पर एनम, साल भर में 1 लाख रुपया मिला, तो एग्जेम्पशन कितना होगा? 70% ऑफ 1 लाख मतलब 70,000 और ₹10,000 पर मंथ इंटू 12 मंथ मतलब 1,20,000। अब दोनों में लोअर कौन है? 70,000, तो एग्जेम्प्ट अमाउंट इज इक्वल टू ₹70,000। तो टैक्सेबल अलाउंस कितना हुआ? टैक्सेबल पार्ट ऑफ अलाउंस इज इक्वल टू रुपीज, मिला था 1 लाख और एग्जेम्पशन है 70,000, तो टैक्सेबल पार्ट हो गया 30,000। फिर चलते हैं चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में एग्जेम्पशन कितना है? एग्जेम्पशन फिक्स्ड अमाउंट है ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन, बस। सिमिलरली जब चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस में आएंगे
तो वो ₹300 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। ट्रांसपोर्ट अलाउंस टू एन एम्प्लॉय हु इज ब्लाइंड और deaf and dumb और ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप, उनके लिए ₹3,200 पर मंथ एग्जेम्पशन है। तो ये कैटेगरी बी के ऊपर मैंने अलाउंसेस का डिस्कशन किया। कैटेगरी सी में हम लोग और 5 अलाउंसेस पढ़ेंगे। पहले क्या पढ़ेंगे? अलाउंस टू मीट द कॉस्ट ऑफ ट्रैवल ऑन टूर or on transfer, amount exempt, कितना एग्जेम्पशन मिलने वाला है? एक्चुअल, मतलब जितना आपका एक्चुअल एक्सपेंडिचर होगा उतना तक आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। सेकेंड, कन्वीनियंस अलाउंस सेम। Third, allowance granted for tour or for the period of journey in connection with transfer to meet ordinary daily charges on account of absence from normal place of duty। तो उसके लिए आपको जो अलाउंस मिलेगा उसमें भी जितना एक्चुअल एक्सपेंडिचर होगा उतना एग्जेम्पशन हो जाएगा। उसके बाद हेल्पर अलाउंस, आपको हेल्पर का जरूरत है, उसके लिए आपको एक अलाउंस मिल रहा है, तो उसमें भी हेल्पर अलाउंस में आपको एक्चुअल जितना एक्सपेंडिचर होगा वो एग्जेम्पशन मिल जाएगा। और फाइनली अलाउंस फॉर एनकरेजिंग एकेडमिक रिसर्च और अदर प्रोफेशनल परस्यूट, इस केस में भी अगर आपको अलाउंस मिलता है तो जितना आपका एक्चुअल एक्सपेंडिचर होगा उतना एग्जेम्पशन हो जाएगा। तो ये 10 अलाउंसेस को मैंने 3 कैटेगरी में बांटा। अब उसको थोड़ा सा समराइज कर देते हैं। कैटेगरी ए, इसमें देखिएगा मैंने एचआरए के बारे में बात किया। इसका सेक्शन था 1013A एंड रूल 2A, कैटेगरी ए। कैटेगरी बी और कैटेगरी सी दोनों एक ही सेक्शन को बिलोंग करेगा। इसको ध्यान रखिएगा, सेक्शन का नाम है, जस्ट 13 के बाद 14 आता है तो सेक्शन 1014 एंड रूल 2BB। कैटेगरी बी कैटेगरी सी एक ही सेक्शन में आता है। तो यहां पे मैंने नंबर 2 से लेकर नंबर 5 तक का डिस्कशन किया। इसको कैटेगराइज करने के पीछे रीजन क्या है? यहां पे आपको कुछ सर्टेन स्पेसिफिक अमाउंट मिल रहा है कि इसके लिए मुझे इतना ध्यान रखना है कि ये अमाउंट हमको कैटेगरी बी में एग्जेम्पशन मिलेगा, तो उसको ध्यान रखने के लिए कैटेगरी बी मैंने बनाया। और कैटेगरी सी में नंबर 6 से लेकर नंबर 10 तक यहां पे जितना एक्चुअल एक्सपेंडिचर है वो आपको लेना है। तो कैटेगरी सी में आपको कुछ याद रखने का जरूरत ही नहीं है। कैटेगरी बी में कुछ याद रखना है और कैटेगरी ए में 1013A का जो एचआरए का रूल है उसको याद रखना है।